आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 21 दिसंबर 2023 और जैसा कि आपको पता है मार्केट में ज़बरदस्त रिकवरी आया है ना। जिसकी उम्मीद भी नहीं की होगी वो रिकवरी आया। तो मैंने आप लोगों को कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, आपने देखा होगा उसके सारे टारगेट आ गए, बम्पर रिटर्न दिया उसने जबरदस्त। मैंने भी जो पोजीशन हेज किया था फिर उसको काटा, फिर वापस हेज किया, जबरदस्त कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बना। वो लाइव ट्रेड की वीडियो में आपको मिल जाएगा, देख लेंगे आप। तो क्या कल मार्केट कैसा रहेगा, ऊपर या नीचे, ये सोचने की बात है ना, कि कल मार्केट कैसा रहेगा। देखिए, जिस तरह का चार्ट पे चल के बात करते हैं, जिस तरह का मामला दिखाया है आज, बाउंस का, तेजी का मामला जैसा दिखाया है, तो उसके हिसाब से तो कोई भी बोल देगा कि भाई मुझे लग रहा है ना कल भी मार्केट ऊपर रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि 48,000 48,000 वाला जो लेवल है, आज का हाई अगर आप देखते हैं तो 47,930 का लगाया है लगभग, है ना। और उसी के पास से रुक गया जाके वहां पे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 48,000 के पास में जाके ये अपने आप को होल्ड किया है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि 48,000 अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अभी मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ओवरऑल सिनेरियो देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। आप अगर लाइव ट्रेड का वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया था गिरावट वाले स्टॉक्स में। वो लाइव में मैंने ऐसे करके दिखाया भी कि कौन कौन सा स्टॉक्स में ले रहा हूँ। तो ये मौका रहता है, जब बड़ा गिरावट आता है ना, जब बड़ा फॉल आता है, तो मार्केट में ये एक गिरावट होता है। देखिए, बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी भी देखें तो लगभग लगभग 50% कवर कर गया है, गिरावट का 50% कवर कर गया। उसी तरह बैंक निफ्टी भी गिरावट का 50% कवर कर गया। तो मार्केट में जब इस तरह के फॉल आते हैं ना, तो आपको गिरावट पर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, बढ़िया कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, उसका वेट किया जाता है कि अगर वो गिरेगा तो हम लेंगे। मेरा नज़र कुछ स्टॉक्स पे था जिसको मैंने आज ऐड कर लिया फिर से। कुछ स्टॉक्स बच गए, उसको और ऐड करना है। मैं और सोचता हूँ कि गिर जाए तो फिर ऐड करूंगा। तो कब वो आप ऐड कर सकते हैं, जब आपके हाथ में कैश रहे, कैश लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जितना आपके हाथ में रहेगा, आपका मन व्याकुल होता है इन्वेस्ट करने के लिए। और जब इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उस पैसे को आप कर देते हैं इंट्राडे में ट्रेड। फिर से समझिए, कैश है हाथ में, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वहाँ पे नहीं करते हैं तो समझदारी है, कुछ लोग करते भी हैं। तो करते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं। और अगर पैनी जैसे शेयर में अगर कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में किया तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिनके पास कैश है, जो नए हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी ने कह दिया भाई रुक जाओ, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, जब नीचे आएगा तब करना, तो वो वेट करते हैं। क्या होता है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर ही रह जाता है, नीचे नहीं आता है। तो वो जो लिक्विडिटी वाला पैसा, जो आपके हाथ में पैसा है, उस पैसे को वो फिर ट्रेडिंग में स्टार्ट कर लेते हैं, इंट्राडे में स्टार्ट कर लेते हैं। और यहीं से फिर उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ना। यहीं से क्या होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है तो सारे पैसे फिर खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट लायक पैसा है तो आप उसको पार्ट वाइज इन्वेस्ट करें। कभी ये मत सोचिए कि या तो आप बॉटम पे खरीदेंगे, कभी ये मत सोचिए कि एकदम टॉप पर खरीद बेचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना। कोई माई का लाल ये नहीं बोल सकता मैं बॉटम पे खरीदता हूँ और टॉप पे बेचता हूँ, कोई नहीं बोल सकता। बफेट साहब भी नहीं बोल पाएंगे। अगर वो कहते होंगे तो अलग बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत समझदार प्राणी है, वो भी ये बात नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि बॉटम कहाँ होगा, टॉप कहाँ होगा, ये कोई नहीं जान पाता। ठीक है, तो इस क्या करें, सारे पैसे एक बार में लगा दें? नहीं। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता का माहौल है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर भी है, पैसा भी है, क्या लगाना चाहिए कि नहीं लगाना, तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला होता है भाई 30-30-30 का। मैं 30-30-30 के फॉर्मूले पे चलता हूँ इस पर्पज में। जैसे 100% रुपीज है, 100 रुपया है, 30 रुपया में ऑल टाइम हाई पर है, जो स्टॉक्स पसंद है मैं वहीं पे ले लूँगा। वो उसके बाद मैं फिर वेट करूंगा, वो और ऊपर चला जाएगा, वहीं से तो प्रॉफिट है। अगर वो गिर जाता है और गिर के अगर वो 20% नीचे आ जाता है, गिर के अगर वो स्टॉक्स 20% नीचे आ जाता है, तो मैं फिर 30% ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर अगर वो 10% गिरा तो फिर मैं
बाकी पैसे ऐड कर देता हूँ, तो मेरा 30 30 30 हो गया 90। 10% हाथ में अभी भी बचा। 10% हाथ में इसलिए बचा के रखा जाता है कैश में कि कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कोई दूसरा स्टॉक्स दिख जाए या मार्केट वहीं से रिवर्ट हो जाए, तो हम उसमें, माने 3 बार लग गए पैसे, 30 30 30 का, और 10% तो अभी भी हाथ में, तो 10% जो पैसा है हम लेंगे जब मार्केट रिबाउंड करेगा, बाउंस करेगा नीचे से, और हमारा स्टॉक्स में जब पोजीशन होगा, और सेकेंड लेयर जब वो तोड़ देगा, सेकेंड लेयर मतलब पहला लेयर पे लिए 30% टॉप पे लिए, उसके बाद फिर 20% गिरा तो फिर 30% का ले लिए, और फिर 10% गिरा तो फिर लगा दिए। तो यहाँ से जब ये ब्रेक करके वो सेकंड वाला जहाँ पे मैंने दूसरा बार इन्वेस्ट किया, जब उस लेवल को ब्रेक करेगा, तो बाकी बचा हुआ पैसा भी मैं वहां पे लगा दूंगा। एक कंडीशन, वो अगर वो नहीं हुआ और मार्केट 10% के बाद जो नीचे वाला 10, वहां से वो और 5% गिर जाता है या 10% गिर जाता है, तो फिर मैं वो 10% पैसा वहां लगा दूंगा। ये रूल मैं फॉलो करता हूँ अक्सर। तो इससे क्या होता है कि एवरेज प्राइस हो जाता है कम, इससे एवरेज प्राइस हो जाता है कम, और जब मार्केट बाउंड नीचे से घूमता है तो बहुत ही अच्छा एक पोजीशन बनता है, एक प्रॉफिट बनता है। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। आज लाइव ट्रेड के वीडियो में देखा होगा आपने कि मैंने ओरिएंट इलेक्ट्रिक, देखिए मैं कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बातें बता रहा हूँ। ओरिएंट इलेक्ट्रिक को मैंने इस जगह पे ऐड किया, पोजीशन है स्टॉक्स मेरे पास पहले से, नीचे से भी मैंने लिया, 210 पे भी लिया मैंने, लेकिन जब 210 के बाद फिर ये ऊपर का रेंज को जब ये तोड़ा, सस्टेन किया, तो फिर मैंने वो जो बचा हुआ पैसा था उसको भी लगा दिया। यानी थोड़ा सा ऊपर लिया, थोड़ा नीचे आया फिर लिया, बाकी फिर लिया, 10% बचा, तो अभी वो 10% को ऐड कर दिया। तो इससे क्या होता है, एवरेज प्राइस बहुत ही छोटा हो जाता है हम लोगों का, बहुत ही छोटा हो जाता है एवरेज प्राइस। इसी इसी तरह से करते करते वरुण बेवरेजेस मेरा एवरेज प्राइस 280 रुपया हो गया था, और मैंने उसको 970 पे बेचा, और आज वरुण बेवरेज शायद 1200 या 1300 के आसपास चल रहा होगा। अब नहीं है मेरे पास, मैंने निकाल दिया वो 1290, 970 पर मैंने इधर ही निकाला था। 280 का एवरेज हो गया था मेरा, 280 का चीज 970 पे। तो क्या होता है कि आपको एक रूल बना लेना होता है ना, अपने दिमाग में बना लीजिए, अपने फाइल में बना लीजिए, इस तरह के फाइल आप रखिए, जैसे रखता हो इस तरह के फाइल रखिए, और अपने उस रूल उसमें लिख लीजिए कि भाई ये मेरा नियम है, और ये मेरा स्टॉक्स है, ये मेरा कुछ पसंदीदा स्टॉक्स है, इस स्टॉक को मैं ऐसे ऐसे लूंगा। अभी मैसेज आते हैं कि क्या मुझे इरेडा पे लगा लेना चाहिए पैसे, मतलब कुछ लोग पूछते हैं क्या इरीडा पे लगा लेना चाहिए, क्या टाटा टेक पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्या फिर अभी जो नया लिस्टिंग हुआ है आपका आज आइनॉक्स वाला, है ना, क्या उसको यहाँ पे ले लेना चाहिए। आज आइनॉक्स अच्छा आपको 200 या 300 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट दे रहा था। जिन लोगों ने बुक किया होगा अच्छी बात है, नहीं बुक किया तो कोई बात नहीं है। और 939 पर, है ना, ओपनिंग हुआ था इसका, कितना पर ओपन हुआ, तो 980 के आसपास, क्या 900, लगभग लगभग 950 के आसपास में, और अच्छा इसमें लिस्टिंग गेन मिला, तो क्या यहाँ पे लगा लेना चाहिए? नहीं, ना इरीडा में। देखिए इरीडा में भी अभी लगाने का नहीं, हाँ अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव देखते हैं, अच्छा स्टॉक्स है, फाइनेंशियली टू गुड स्टॉक है, अच्छा स्टॉक्स है, अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि फिर उसी तरह से पार्ट वाइज लगाए, थोड़ा अभी ले, थोड़ा नीचे मिले फिर ले, थोड़ा जब ऊपर ब्रेक कर जाए तब ले, सेकेंड टाइम को जब वो ब्रेक करे तब लीजिए। इसको लेने का सही जगह है 125 के ऊपर, यहाँ पे नहीं बनता है। 125 के ऊपर निकलेगा ना, तब फिर इसमें एक नई पोजीशन बनती, या फिर ये नीचे 70 से 75 पर मिले तब लिया जा सकता है। अब स्टॉक 110 पे ट्रेड कर रहा है, 70 से 75 आएगा कि नहीं पता नहीं, तो और अंदर में अरमान भी जाग रहा है कि नहीं हमें तो एंट्री लेना ही लेना है, एंट्री लेना ही लेना है, एंट्री लेना ही लेना है, तो पार्ट वाइज ले लीजिए, थोड़ा यहाँ लीजिए, ले लिया, मन में जो वो गिल्ट था नहीं ले पा रहे नहीं ले पा रहे, वो शांत हो जाएगा, वो चीजें आपके अंदर में हिलोरा मारना शांत हो जाएगा, रुक गया। अब वेट करिए, क्या वो नीचे आता है, ऐड करेंगे, और नीचे आए फिर ऐड किया, यहीं से घूम गया, तो हम ऊपर में 10% फिर से ऐड कर देंगे। इस तरह से आप पार्ट वाइज करेंगे ना, तो आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलेगा, बहुत। और लेकिन इसमें कंडीशन है, कोई भी शेयर नहीं, पेनी शेयर, मेरे मुझे मैसेज आते हैं कुछ पेनी शेयर लोग भेजते हैं, मैं कहता हूँ मैं पेनी शेयर में डील नहीं करता, मुझे पेनी शेयर समझ, देखिए जो स्टॉक्स 400 से 2 रुपया हो गया है या 100 रुपये हो गया है, उसका चांस है ना कि वो 20 रुपये भी हो जाएगा नीचे, या जो स्टॉक्स 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, उसको 100 रुपये होने में टाइम लगेगा, लेकिन 4 रुपया से 1 रुपया होने में कोई टाइम लगेगा? तुरंत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये इसीलिए पेनी शेयर रिस्की होता है।
और पेनी शेयर में मैं कहता हूँ इन्वेस्ट करिए, मेरा अपना रूल है, मैं भी पेनी शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मेरा अपना रूल है। क्या रूल है? कि मैं उतने ही पैसे पेनी शेयर में लगाता हूँ जिसके डूब जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से सुनिए, मैं उतने ही पैसे पेनी शेयर में लगाता हूँ जिसके डूब जाने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यस बैंक पेनी शेयर है, मेरा पैसा उसमें लगा हुआ, लेकिन उतना सही जिसके डूबने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चला तो अच्छी बात है, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चाइनीज आइटम टाइप हो जाता है पेनी शेयर। तो यही होता है पेनी शेयर में, ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो ब्लू चिप स्टॉक है, फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है। आप उसको गिर भी गया तो आपको टेंशन नहीं। अब टाइटन जैसा शेयर मान लीजिए, रिलायंस जैसा शेयर गिरेगा तो कोई डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, क्योंकि पता है वो हीरो है, वो फिर खड़ा हो जाएगा, फिर दौड़ेगा, उसके गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही अगर यस बैंक पता है वो गिर गया है, पता चलता है कि अब 20 रुपए है तो क्या दिल कल 10 रुपये हो जाए, है ना? तो कहने का मतलब है, या DHFL खत्म ही हो जाए। तो इस तरह के पेनी शेयर पे भी रिस्क होता है। तो अपना जो मेहनत का पैसा है उसको पार्ट वाइज अलग अलग करिए। एक हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा जो बचता है, उसको आप पेनी शेयर के लिए रख दीजिए। क्योंकि हो सकता है 10 पेनी शेयर आप खरीदें अलग अलग, चमन्नी वाला, 1 टका 2 टका 5 टका वाला, उसमें से कोई एक ऐसा हो जो आपको अच्छा रिटर्न दे दे, जो आपको एक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे के चला जाए। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ सरकारी कंपनियां भी पेनी शेयर के प्राइस में आती। पेनी शेयर एक्चुअली किसको बोलते हैं? जो 20 रुपए से कम का वैल्यू होता है। पहले जो 10 रुपए से नीचे का वैल्यू होता था तो वो होता था पेनी शेयर। अब डिफिनेशन बदल गया, अब 20 रुपए 25 रुपए से नीचे के शेयर को पेनी शेयर बोलते हैं। तो कुछ सरकारी कंपनियां भी पेनी शेयर के रूप में काम करती है। जैसे कुछ दिन पहले IRFC था, 15 से 20 रुपए पे। RVNL था 18 से 20 रुपए पे। आज देखिए वो कहाँ। तो सरकारी कंपनी तो उसमें डर नहीं है ना। तो वैसे स्टॉक्स आपको ढूंढने पड़ते हैं, फंडामेंटली जो अच्छा भी हो, गवर्नमेंट का उसमें हाथ हो, तो उस टाइप की चीजें अगर पेनी शेयर मिलता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत छोटा सा प्राइस का स्टॉक है ना? यूको बैंक, तो इस टाइप की चीजें तो बहुत छोटे प्राइस में मिल जाता है। तो अगर आप उसमें अपना लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो पता है कि सरकारी कंपनी भागने वाला नहीं है, तो फिर टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का आप पेनी शेयर ले लेते हैं तो वहां पे आपको टेंशन बना रहता है, पता नहीं इस कंपनी में कल क्या होगा, है ना? तो पेनी शेयर में भी पैसा लगाइए, पर उतना ही हिस्सा लगाइए जिसके डूबने से कोई फर्क नहीं पड़े। और एक ही पेनी शेयर में पैसा नहीं लगाना है। तब अगर लगाएंगे तो ज्यादा पेनी शेयर में लगाएंगे, 5-10 में लगाएंगे, उसमें से कोई एक ऐसा खिलाड़ी निकलेगा जो अच्छा रिटर्न दे जाएगा। बाकी डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं मतलब ऐसा होता है, हिस्ट्री में देखा गया है कि एक पेनी शेयर में आप पैसा लगाएंगे ना तो जरूरी नहीं है कि वो भागे। लेकिन 10-15 पे लगाया, छोटा छोटा अमाउंट लगाया, तो कोई एक ऐसा उसमें से निकल जाता है जो अच्छा रिटर्न दे देता है, बाकी का लॉस कवर कर देता है। बाकी पेनी शेयर का लॉस डूबने से भी कोई फर्क फिर नहीं पड़ता है। ये अपना अनुभव से मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये सलाह फोर्स नहीं कर रहा हूँ। इस बात को दिल पे मत ले लीजिएगा, ये मुझे फोर्स कर रहा है पेनी शेयर में पैसा लगाने। मैं तो एकदम हमेशा अवॉइड करता हूँ पेनी शेयर। लेकिन अगर फिर भी दिल में अरमान मचले, एकदम हिलो क्या ना, हिलोड़ा मारने लगे कि नहीं लेना ही लेना ही लेना ही, तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो किस तरह से आपको करना चाहिए, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। किस तरह से अपने पैसे को डिवाइड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उस तरह से डिवाइड करिए, जाइए और मार्केट की गिरावट का इंतजार करिए। सेल जब लगता है मॉल में तो आप दौड़ के जाते हैं, एक पे एक शर्ट फ्री, एक पे दो शर्ट फ्री, 50% ऑफ। तो मार्केट में तो लोग दौड़ के जाते हैं मॉल में, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आता है तो लोग अपना शेयर बेच देते हैं। यहाँ उल्टा काम करते हैं, अरे यहाँ भी सेल लग गया भाई, कम दाम में मिल रहा है, ले लो ना। कम दाम में बढ़िया से। अब मान लीजिए सन फार्मा 1200 पे लोग लेने को तैयार है, अगर वो 500 पे हो जाएगा तो लोगों को तो और लेना चाहिए ना। नहीं, लोग वहां पे तब नहीं लेते हैं, कहता है कि गिर जाएगा। और तब अभी देखिए वो कोरोना काल के पहले गिर गया था, वो 500-400 पे आ गया था, और अभी वो 1200-1300 पे है। तो भाई वहां पे तुम ना लिए, 1200 पे ले रहे हो। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से होता है कि भाई जब आपके पास सेल लगता है, आपका मार्केट में गिरावट का माहौल आता है, तो आपके पास कैश रहना चाहिए। और कैश आप तभी रख पाएंगे जब आप पेशेंस रखेंगे, और जब आपको मुनाफा वसूली करना आना चाहिए। यानी कि देखिए, प्रॉफिट शेयर खरीद के कोई अमीर नहीं बनता है, हमेशा याद रखिए। शेयर खरीद लिया ना आपने, आप अमीर नहीं बनेंगे। उस शेयर को जब तक आप बेचेंगे नहीं ना, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि जब तक वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है वो आपका नहीं है, वो मार्केट का है। आज वो 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। आज 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, कल वो 500 का दिखाएगा, आधा हो गया। तो आपका आज तो बोल रहे थे मैं 1000 रुपया का मालिक हूँ, 1000 रुपया का मालिक हूँ, कल क्या बोलेंगे 500 रुपया का मालिक हूँ। इसी तरह, लेकिन अगर आज वो 1000 रुपया आपने बुक कर लिया होता तो आप कह सकते थे कि ये 1000 रुपया अब मेरा है। तो जो आपने मार्केट से लिया उसी का मालिक है आप। बाकी जो मार्केट में आपको लगा हुआ है, उस पर आप कोई दावा नहीं कर सकते कि कल इतना ही रहेगा, हो सकता है गिर के कम हो जाए। तो
तो जो आपने ले लिया वही उसी का मालिक है। इसलिए आपको शेयर बेचना भी आना चाहिए, मतलब प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए और उस पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मतलब किसी अच्छे शेयर पे लिया, उसको लगा दिया, री इन्वेस्ट, अपना कुछ खर्चा पानी निकाल लिया, भाई मेहनत किए हैं तो खर्चा पानी लेंगे ना, अपना कुछ खर्चा पानी निकाल लिया और बाकी पैसे को फिर री इन्वेस्ट कर दिया अच्छे स्टॉक्स में। तो शेयर खरीद के कोई अमीर नहीं बनता है, अंततः शेयर को बेचना ही पड़ता है अमीर बनने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? तो इस हिसाब से आपको समझना है, कुछ कुछ चीजों को ना एक्सपीरियंस से भी समझना पड़ता है। हम मनुष्यों की एक बहुत ही अच्छी आदत है, हम कभी भी दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते, हम हमेशा गलती खुद करते हैं और अपनी गलती से ही सीखते हैं। लाख कह लूं या लाख लोग कह दे उसकी गलती, देखो उसने वो गलती किया, ऐसा उसके साथ हो गया, तुम मत करना बाबू, यानी उसकी गलती से सीखो तुम ऐसा, लेकिन नहीं, बंदा नहीं सीखेगा, वो गलती पहले खुद कर लेगा वो वाला, तब हाँ सही है बोले थे, दिक्कत तो होता है, देखिए मेरे साथ वैसा हो गया। अरे भैया तुमको करने का जरूरत, प्रैक्टिकल करने का क्या जरूरत था, वो कर चुका था ना गलती, उसके गलती से तुमको सीख लेना। नहीं, हाँ गलती लोग पहले कर लेता है, उससे फिर सीखता है, दूसरे की गलती से कोई नहीं सीखता। ये हम मनुष्यों की एक बहुत ही गंदी आदत है। अब है तो है, क्या किया जा सकता है। और जो इसमें सुधार कर लेते हैं वो महान इंसान बनता है, बड़ा इंसान बनता है। जो सुधार नहीं कर पाते वो सिर्फ बन जाता है। अब क्या बनता है आपको पता है बेहतर। तो आपको इन्वेस्टमेंट का ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया, और मार्केट की गिरावट के बाद जो आज बाउंस आया उसमें एंजॉय भी किया होगा, मैंने जो कॉल का ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें प्रॉफिट भी बनाया होगा उम्मीद है। तो चलिए, टेलीग्राम चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन्हीं सब तरह के एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।